नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज। और आज जो हमारे साथ मेहमान बातचीत करने वाले हैं, वैसे ओबीसी समाज से है और सब लोग मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से तो सब लोग जानते ही है, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। ओबीसी महासभा संघ राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सभी को क्रांतिकारी जय ज्योति, जय भीम, जय मूल्यवासी। जी सर, ओबीसी महासभा संघ जो है अभी उसके आप कोर कमेटी मतलब फाउंडर मेंबर जैसे है, और जो भी पॉलिसीज बनती है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते, पॉलिसी मेकिंग में आप है। तो ये कितने पूरे भारत में कितने जगह पर फैली है और कैसा काम है? जी देखिए, ओबीसी महासभा का जो संगठन है, ये 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन का हमारे द्वारा चला है, इसकी स्थापना की गई थी। और ओबीसी महासभा का जो संगठन का विस्तार है वो 18 स्टेटों में हमारा काम चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बांग्लादेश, बंगाल में, हमारे जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान, दिल्ली, हमारे हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाम सारे जो 18 स्टेट है उसमें हमारा सारी जगह पर काम कर रहे हैं। जी, ये सामाजिक संगठन है या फिर कल्चरल है या पॉलिटिकल है? ये सामाजिक संगठन है और उसके साथ ना हमारा कल्चरल भी रहता है, जो कि जो बुद्ध का दर्शन है, जो अ, जो ईशा का दर्शन है, जो गुरु नानक देव का दर्शन है, उस लाइन को हमको उनके जो विचार है, जो उनके अनुयायियों के द्वारा जो समाज में समता मूलक समाज स्थापित करने का जो कार्य है, उस काम को ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथी कर रहे हैं। जो सद्य गुरुओं ने जो काम, जो समाज के बीच में एक विश्वास और दर्शन दिया था, वो उस दर्शन को भी हम लोग उस लाइन को बढ़ाने में और करने में काम कर रहे हैं। जी, आपने इसमें सबका नाम लिया, बुद्ध का, नानक जी का, मतलब ईसा मसीह का भी नाम लिया। जबकि ईसा मसीह का दर्शन जो है वो मूल भारत का दर्शन अच्छा है, लेकिन भारतीय दर्शन नहीं माना जाता उसको। लेकिन आपने जो है वो मनु का दर्शन नहीं लिया, क्या कहते, ऋषि मुनियों का दर्शन नहीं लिया, वेद वेद नहीं लिया। जी देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो हमारे पुरखों ने जो बात विश्वास के साथ जो काम किया, उस काम को हम लोगों को भी आचरण में लेना चाहिए। जी क्योंकि जो हमारी पहले की सभ्यता थी, उस सभ्यता में विश्वास रखते थे। जो आज झूठ की कहानी लेकर पूरे देश में चल रहा है और भारत में भी कैसे एक बड़ा संगठन है, वो झूठ की कहानी लेकर वो अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। उनका भी एक 100 साल हुआ था उस संदर्भ में। लेकिन महात्मा फुले भी बोलते थे और कि सत्य मेरा आदि घर है, सत्य में आजाद करेगा। उस लड़ाई को अगर अगर हमारे जो बुद्ध का दर्शन भी था, वो भी सत्य की बात कहते थे। और ईसा मसीह ने भी इस बात को कहा, और गुरु नानक देव ने भी सत्य के बारे में कई कबीर के दोहे में गुरु नानक देव की वाणी को भी कोट किया सत्य के साथ। तो निश्चित ही जो सत्य की लड़ाई है, सत्य का इस अध्यात्म है, वो भी है ना सत्य के साथ है। तो उस काम को हम क्यों ना करें? हम क्यों असत्य के तार पे, हमने जिसको देखा नहीं, जो हमको हम ओबीसी, खासकर हमारे ओबीसी में जो झूठ की कहानी लेकर अपने आप को सारा जो युवा है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको झूठी कहानी लेकर उनको पूरा बोझ दे दिया, और वो बोझ देकर भी वो अपने आप में अपने बच्चों का, अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो एक 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 जो अपने आप को ये मनु मनु की औलाद बोलने वाले, उनके राजपाट के लिए उनको दे रहे हैं, जी उनको राजपाट दे रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोग। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसका जिसने इस देश के अंदर यहाँ पर राजा महाराजा पिछड़े वर्ग के रहे, हम मसीहा रहे हमारे, बुद्ध से लेकर साहब कांसी राम जी तक, इतने बड़े बड़े मसीहा रहे जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया।
और अशोक ने, तमाम सारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, तमाम सारे बड़े बड़े राजाओं ने, साहू जी महाराज ने जितने बड़े बड़े पेरियार के दर्शन को लेकर कितना बड़ा पूरे दक्षिण भारत में चलाया, इस पर एक दर्शन के तौर पर बड़े बड़े महारथियों ने इतना कुछ काम करने के बाद वो आदमी हमारी सभ्यता अपने हमारे ओबीसी के भूल कर एक झूठ की कहानी लेकर पहुंच गए। जी जी। और झूठ की कहानी लेकर उनको हमारे मैं यहाँ देख जो रहा हूँ है मुख्यमंत्री स्पेशली जो है वो एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि ओबीसी का डीएनए जो है वो भाजपा का डीएनए है। हमारे जो देख। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो जी जी। ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने मा- ये कहा कि ओबीसी का जो डीएनए वो बीजेपी का, भला ही उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का डीएनए भाजपा का डीएनए, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ओबीसी का डीएनए बीजेपी का डीएनए। जी देखिए, एक बात समझ में आ गया, पूरे भारत के अंदर जी मैं तो है ना, जो बामसेब के सारे क्रांतिकारी और मार्गदर्शकों का मैं उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को डीएनए मीएनए के बारे में, डीएनए की जानकारी जो जो विदेशी वाला जो फार्मूला दिया, यूरेशियन वाला फार्मूला दिया, ये पिछड़े वर्ग को पता ही नहीं था। जी ये अपने उसी में कोई कामर भरने में लगा है, कोई मंदिर बनाने में लगा है, कोई घंटा लटका रहा है, तमाम सारी चीजों में लगे रहे। लेकिन ये वो क्यों बोलेंगे, उन्हें पता है आइडेंटिटी हमारी बुद्धि रहे। पर जिस प्रकार से हमारे बामसेब के लोग हैं, मूल्यवादी संघ के लोग हैं, ये खुलकर इस बात को कह रहे हैं, उस बात का समर्थन करते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलना चाहिए कि इस देश के अंदर ये यहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है, ये पूर्ण रूप से मनु जो विदेश, मनु के विचार के, मनुष्य के मानने वाले लोग, वो पूरे लोग वो विदेशी हैं, विदेशी है, विदेशी है। आज नहीं तो कल, जी आज नहीं तो कल ये राजपाट जो इनने छीना है, वो राजपाट हमारा फिर दोबारा आएगा। और ये भागेंगे, भागेंगे, क्योंकि एक जहां बुद्ध जन्मे थे जी वहां पे नेपाल में क्रांति हो चुकी है, अब भारत में आ चुकी है वो क्रांति, और 1585 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये पिछड़े वर्ग के जो महात्मा, मैं एक बात और ऐसा मैं तोड़ने वाली बात नहीं, जोड़ने की बात कह रहा हूं, और हमारे ओबीसी के लोगों को बताने की जरूरत है जी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई की क्रांति जो की बुद्ध से फूले न ली थी, और जितने पुरुष थे, महापुरुष थे ओबीसी के, चाहे कबीर हो, चाहे वो हमारे संत घाट के बाबा हो, चाहे पेरियार हो, तोकाराम हो, तमाम सारे जो जो मसीहा थे, उन्होंने जो दर्शन दिया था, वो लड़ाई लड़ी थी। वो फिर बाबा साहब ने तमाम जो हमारे मसीहा जो दलित समाज से थे, एससी समाज से थे, आदिवासी समाज से थे, उन्होंने लिया। आज वो जो काम पिछड़ों को करना, जो पिछड़ों को करना था, आज वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमको जगाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही दिल के साथ पिछड़ों की तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं उनके पैर धोना चाहता हूं, मेरे दलित भाइयों के, मैं आदिवासी भाइयों के पैर धोना चाहता हूं कि मेरे समाज को जगा रहे हैं। और धन्य ऐसे कांसी राम जिन्होंने एक नारा दिया था कि कांसी राम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई। मुझे नहीं पता था कि मैं फूले की जाति का हूं, और मैं क्या जानू, मैं तो वही बाग में फूल तोड़ता रहता, खुरपी चलाता रहता। उनके कारण ही उन्होंने जो जगा के बताया कि तुम्हारा सत्य है, जो असत्य की कहानी लेके चले उसको सत्य को लो, इसी के नाम पर सत्य धर्म बना, सत्य के तौर पर तुम्हारी सारी चीजें बनी है, और वो है मानवता। जैसे पूरे भारत में हम देखते हैं सर कि सबसे ज्यादा, जैसे बुद्ध की भी बात करेंगे या महावीर की बात करेंगे, गुरु नानक की बात करेंगे, तो ये सारे जो लोग हैं सम्राट अशोक से लेकर वो पूरे, मतलब जैसे ज्ञात महापुरुष हम लोगों को पता है तो हम 150 बोलते हैं, उसमें से अगर लगभग 140 महापुरुष ओबीसी समाज में जन्मे हैं, और हर समय पे सबसे ज्यादा मूवमेंट जो चलाई है वो ओबीसी समाज ने चलाई। यस। तो अभी क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि अभी ओबीसी समाज वो बैकफुट पर आ गया? क्या उसके रीजन हो सकते हैं? जिस समाज ने अभी तक
ये मूवमेंट चलाई हो, समाज को दर्शन दिया है, समाज को सही गलत बताया है, अपना राजपाट भी लाया है, ये सारी चीजें हो चुकी है और ये सारी चीजें ओबीसी समाज ने की है। आज की तारीख में भी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इस देश में है, लेकिन वो खुद के समाज की गिनती नहीं कर पा रहा है। तो इतनी दुर्दशा ओबीसी समाज की ये क्यों आ गई, क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात क्या आज को बता दूं कि जो है ना, आज की तारीख में ओबीसी ओबीसी का हनुमान के तौर पर है। वो अपनी खुद की ताकत नहीं जानता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, हालांकि वो पैसे जो है झूठ का ओबीसी है। अगर वो हमारा होता तो निश्चित ही वो है ना जनगणना कराते, हमारी पहचान कराते। हम हर तरीके से जिस प्रकार से भीख के तौर पर हमारे जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी महिलाएं जो अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, वो अगर हमारे होते, और वो अगर ये बात समझ में नहीं आता कि जब पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बहुत हैं, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री होने के बाद भी हम हिस्सेदारी नहीं सुनिश्चित कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद अपनी ताकत को नहीं जानते। अगर जैसे जस्टिस गवई हैं, जस्टिस कैद थे हमारे मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने, जैसे मैंने और हमारा एक साथी था, हमने एक पहल करी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए, और उस पर देखा कि है ना, उन्हें ऑर्डर करने के बाद तुम्हारे न्यायालय में तुम्हारी ताकत नहीं दिख रही। जो गवई पे इतना बड़ा काम, इतना बड़ा अपमान हुआ संविधान के प्रति, इतना हुआ, उस पर भी कोई ताकत नहीं दिख रही। तो जो जो एक चीफ जस्टिस, सीजीआई, तब और प्रधानमंत्री, इनका लेवल तो मुझे लगता है जो हमारे लोग कितने ही बन जाए, पर जैसा दिख रहा है ऐसा समाज में बड़ी दुख की बात है। लेकिन लेकिन जिस प्रकार से मानवर शरद यादव जी ने महिला आरक्षण पर जो किया, जो कर सत्ता मंडल पर किया, लालू प्रसाद यादव जी उन्होंने बोल्ड रहे इस बात के लिए। इसी प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का अगर राजपाट आता है तो उनके बीच में ये काम होना चाहिए, क्योंकि जब तक दूसरों के यहाँ पर लगाम जिसके हाथ में है और वो किसी के सहारे पे काम करेगा, जैसे मध्य प्रदेश का मोहन यादव है, वो आरएसएस के हाथों में खेल रहा है, और वो है ना पूरी तरह से है ना, वो उसके बंदरों का खेल। उन्होंने अपने समाज की बात की तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पूरे न्यूज़पेपर में उनके विरोध में ही छप के आ रहा था। जब उन्होंने सच में, ठीक है वो बीजेपी के हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि भाई 27% मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा और इसके लिए हमारी सरकार पहल करेगी, तो सबसे ज्यादा उसी की सरकार ने, मतलब खास करके बीजेपी के ही लोगों ने उनके विरोध में स्टेटमेंट दिए, वो साधु संतों ने भी उनके ऊपर टिप्पणियां की। तो इससे ओबीसी समाज को समझ में नहीं आता कि जिस धर्म में हम हैं, जिसके महानता के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसी समाज में जो धर्म के लोग बोलते हैं कि समरसता के साथ आप लोग हमारे भाई हो, वही लोग आपका विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? आपके अधिकार के लिए जब बात होती तो आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही सर जी। देखिए, कारण क्या है जो मैं देखने को मिल रहा है, ये जिस प्रकार से, जैसे नशे की दवा, नशे का पदार्थ होता है जो लोग सेवन करते हैं, कि कोई स्मैक लेता है, कोई अफीम लेता है, कोई जाने क्या क्या नशे होते शराब का करते हैं, उसी प्रकार से आरएसएस ने, इन्होंने धर्म का नशा इतना बड़ा दे दिया कि वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। और आपका एक सवाल और भी होगा कि आपका भी एक सवाल ये भी होगा कि 70 साल के बाद भी अभी नशे में पड़े हो, यही आपका सवाल भी आपके अंदर, सिस्टर आपके अंदर ये भी होगा। लेकिन बात सही है, लेकिन 5% आप समझ चुके हैं। 5% में तो दुश्मन सड़कों पे आ गया, समण आर्मी बना दिया, परशुराम सेना बना दी, करनी सेना बना दी 5% काम में। यदि हमारा समाज नशा छोड़कर ये धर्म का और सत्य पे आ गया, हमने अगर 20% भी कर लिया, तो 20% में हम जो जहां से आए थे ना विदेश से, ये वही भगा दिया जाएगा। ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, और ये पिछड़े वर्ग के लोग ही भगाएंगे।
जी बिल्कुल, हमें हमें तो विश्वास है, क्योंकि हमने जितना भी हिस्ट्री देखा है सबसे ज्यादा काम ओबीसी ने ही किया है, तो हमें विश्वास है। पर उसके साथ साथ एक डर भी है, क्योंकि हमारे समाज ने इतना लंबा काम साथ उन्होंने भी किया, लेकिन हमारे समाज ने भी किया, तो हमारे समाज में बिखराव बहुत ज्यादा दिखता है। या तो फिर महापुरुष आते हैं, फिर उस समय तक मूवमेंट चलता है, फिर ये मूवमेंट हमको खत्म होते हुए दिखता है। या तो फिर हमारे जो मूवमेंट है वो जाति के नाम से बहुत ज्यादा चलते, तो ये जो ओबीसी का मूवमेंट आपने लाया है, तो ये किस तरह लंबा सफर, क्योंकि आरएसएस ने 100 साल जो काम किया, उसके बदौलत हमारा समाज आज उस अपने ही विरोध में, मतलब एक महान हिंदू राष्ट्र बना रहा है, जिसमें वो कुत्ते को गिनेगा लेकिन खुद को नहीं गिनेगा। महान राष्ट्र जब बने, यानी अभी नहीं गिन रहा है, जबकि वो बचा ही है, हुआ नहीं है तो नहीं गिन रहा है। तो उनकी जो स्मृतियां है उसके अनुसार वो निचले दर्जे का होगा, वो निम्न होगा, वो हीन होगा। वो ऐसा राष्ट्र खुद ही बना रहा है, दुश्मन की क्या जरूरत है। तो आरएसएस ने हमको ऐसा बनाया, अब इसके विरोध में आप लोग अपने संगठन की कैसी तैयारी कर रहे हैं, इसको टक्कर देने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? जी देखिए, एक चीज हम लोग फेस भी कर रहे हैं और महसूस भी करते हैं। तमाम सारे संगठन है, जाति के संगठन है, चाहे ओबीसी के संगठन है, इसमें जो इतना जो जो जहर घोल दिया है, ये छोटे बड़े का भी अभी भी है ना, हमारे दिल दिमाग से अभी तक निकले नहीं है। लोग जाति से भी बाहर नहीं निकले। इसके लिए हम लोग खुद ही ना रिकंसिलेशन पर काम कर रहे हैं, मेल मिलाव पर कर रहे हैं। जब तक मेल मिलाव नहीं होगा तब तक समाज भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इतनी इतनी खाइयां दूर हो गई हैं, इतनी बन गई हैं कि यादव गुर्जर के साथ नहीं बैठना चाहता, कुशवा कुर्मी के साथ नहीं बैठना चाहता, कुर्मी लोधी के साथ नहीं बैठना चाहता, लोधी नाई के साथ नहीं बैठना चाहता, विश्वकर्मा के साथ नहीं बैठना। ये ओबीसी ओबीसी की जातियों की बात करो, बेचारे दलित समाज के तो छोड़ दो, वो बेचारे वो तो है ना, वो तो उनको तो छोड़ ही दो, लेकिन इनके साथ नहीं है। वो एक साथ खाना नहीं खा सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते, इतनी खाइयां हैं। तो इसको लेकर हम लोगों ने मिल मिलाव करने का काम किया। मिल मिलाव, एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ सोच बनाएंगे, एक साथ विचार बनाएंगे, और एक विचार बना के एक एक जो हमारे लोगों का राजपाट जो नहीं आया उसको लाने के लिए हमारे लोगों को राजपाट में बिठाने का काम करेंगे। ये हमारा ओबीसी महासभा का दर्शन। इसके लिए बिना बाबा साहब के, बिना फूले के, बिना कबीर के ये संभव नहीं है। इसके लिए सैलिन ने भी एक गाना गाया कि दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कुछ बात होगी। तो जो सैलिन इतना सोच रखता था, दलित था, वो इतना बढ़िया लिखता था, इतना जबरदस्त उसने जो लिखा वो दिल से और मानवता के लिए लिखा। तो हमें भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए। और एक चीज स्पष्ट कर लें कि भारत में स्पष्ट कर लें कि यूरेशियन जो इस देश में तमाम सारे जो द्विवेदी त्रिवेदी जो बने फिर रहे हैं, और भी सारे जितने बनते हैं, ये सारे मनुवादी हैं, इन जातिवादी लोग हैं, मनुवादी हैं। इनसे नाता रिश्ता, इनसे भारत में जिस प्रकार से उन लोगों ने हमारे साथ छलावा किया, अब हमें सबको एक 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 पार्ट बना के काम करना होगा। बहुजन बना के करना पड़ेगा, मूल्यवासी बना के बनाना पड़ेगा, बलिजन बना के करना पड़ेगा। हमको हमें शूद्र बन के काम करना होगा, तभी हम इस काम को और उनको भगाने काम कर पाएंगे, तभी हम राजपाट ला पाएंगे। और तभी हमारी जो महिलाएं जो बलिराजा की सपना कर, वो एक दिक्कत मैंने देखी है कि अगर उनसे पूछा जाए कि शूद्र कौन है, तो ये कहते कि वो तो यस्सी वाले शूद्र है, मतलब जो पंचम में थे। उसको बाबा साहब ने आउटकास्ट कहा था। तो वो ये भी नहीं जानता कि वो असल में कौन है। यहाँ से शुरुआत है। और वो जब उसके घर में
बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बच्चे का नामकरण भी खुद नहीं कर सकता, तो इस स्थिति में ओबीसी महासभा किस तरह काम करेगी? क्योंकि जो देखिए हम खुद लोग अपने बच्चे का नामकरण अपने से नहीं कर सकता, वो इतने मानसिक गुलामी में है, तो ओबीसी महासभा को किस स्टेज से काम करना पड़ेगा? जी। देखिए हम लोग ना अभी है ना, हम हर हर जिले ब्लॉक में हम उनको सत्यपालक के रूप में बना रहे हैं। जी। और सत्यपालक ही उनको बताएगा, करेगा, गांव में तैयार करेगा, उनको आध्यात्मिक तौर पर भी बताएगा, उन्हें सामाजिक तौर पर भी बताएगा और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने का काम करेगा, जिससे कि वो सोच समझ जो बनी हुई है वो जी। पूर्ण रूप से उनकी बनी रहे और वो हर चीज को सोच समझ के करें। क्योंकि आज भी पिछड़े वर्ग के जो देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक दूसरे व्यक्ति के कहने पे करने पर वो फॉलो करता है और वो खुद अपने आप को नहीं करता। तो ये अब ये दूर दूर होने लगा। अभी कई जगह, अभी हम लोग कल परसों डिस्कस हमारी मीटिंग में हुआ कि यार इतना तो हो रहा है कि 10%, अब 10% तक काम हो गया कि वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से निकाल रहे हैं, क्या गूगल से निकाल रहे हैं। अब बच्चों के है ना, अब नाम तो अपने गूगल ही बना के दे रहा है, पर लेकिन ऐसे नहीं, गूगल से नहीं लेना, अब अपने बुद्धि से, गूगल से लिया या मनु से लिया, लेकिन अपनी बात से तो लो, आपको भी तो रखो। जी। तो ऐसे काम बढ़ रहा है और निश्चित ही पिछड़े वर्ग में बहुत कुछ आ रहा है। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज ही एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश दतिया जिले में इतना बड़ा काम, जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो अभी आंदोलन, वो यात्रा चल रही थी, उसके खिलाफ पूरे SC ST OBC के लोगों ने उसका विरोध किया, उसका पुतला जलाया। आमने समण आर्मी और OBC महासभा, भीम आर्मी, तमाम सारे सारे बहुजन संगठन आके एक ताकत के साथ उनको खदेड़ने का काम किया और हर जगह एक ही नाम था, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले फुले साहब, कबीर साहब। ये अब दर्शन आ गया और हर जगह से आवाज, हर जगह से आवाज आ रही है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो कहीं ना कहीं मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ सारे भामसेप के और मूलवासी संघ के और तमाम सारे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक सुखलाल कुशवाहा साहब का और शरद यादव साहब का, साहब का, जैसे कांशीराम साहब का। थोड़ा मतलब साहब के जमाने में, जैसे कांशीराम साहब के जमाने में हम देखते हैं कि ओबीसी में एक से एक लीडरशिप उभर के आई, चाहे वो शरद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, लालू यादव है ना। तो पूरे भारत में उनका दबदबा चला, उत्तर भारत में थी लेकिन पूरे भारत में उनका नाम चलता था और ओबीसी समाज की मजबूती दिख रही थी। उसी टाइप से आज राजनीति में ओबीसी समाज की भी लीडरशिप नहीं दिख रही है, तो उसको खड़ा करने में आप क्या रोल अदा करने वाले? जी। जो उन्होंने मूवमेंट तैयार किया था, उसके लिए हमें बिना स्वार्थ के, इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये कैसे खड़ा होगा, जब तक ना जो हमारे लोगों में जो जल्दबाजी का काम है, जी। जो हर जितना जल्दी राजपाट की बात करने लगते हैं, एकदम प्रधानमंत्री बनने की बात करते, केजरीवाल बनने का काम है, ये सब पहले छोड़ना पड़ेगा। जी। क्योंकि उसके लिए स्वार्थ खत्म करना पड़ेगा, लीडरशिप छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे सैलन बोलता था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो निश्चित ही ये सामाजिक न्याय के तौर पर इस टाइप को करना पड़ेगा, तभी वो उस काम को कर पाएंगे। जैसे RSS में भी वो हमें सीखना चाहिए, वो उनने प्रत्येक ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया अपने राजपाट को बचाने के लिए। जी। तो हम तो कुछ दे नहीं रहे, हमको तो खड़ा ही रहना है, बस इतना, हमें कुछ नहीं करना। ये हमारे जो पिछले झूठ है, प्रोपोगंडा है कि मनुस्मृति का कहीं राज रहा है, तो वो स्पेसिफिक एरिया था। जितना भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो मौर्य घराना रहा है, या महाराष्ट्र में भी 1250 साल, मतलब बुद्धा से जो स्टार्ट हुआ था, 1250 साल बुद्धिज्म का राज रहा। इसका मतलब बुद्धिज्म के फॉलोवर जो थे, खास करके ओबीसी समाज का राज रहा है।
उसके पहले भी अगर 6,000 साल पहले या अभी 10,000 साल का जो हिस्ट्री देख देख रहे, तो 4,000 साल पहले तो ये लोग आए थे, तब उनका राज था ही नहीं। तो ये झूठ फैला रहे हैं कि हमारा राज था। स्पेसिफिक पेशवाई जो थी वो शिवाजी महाराज के बाद में थोड़ी जगह पे थी, लेकिन उन्होंने झूठ फैलाकर अपने बच्चों को इसके लिए तैयार किया कि पिछले वक्त में हमारा राज था, अभी हमको लेना है। लेकिन हम हमारे समाज को ये तैयार, मतलब ये मानसिकता में नहीं ला रहे कि हम ही राजा थे, हम ही लोग राजा रहे हैं, हमारा ही राजपाट रहा है और लोकतंत्र में गया है, जिसमें लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसमें हमारा राज, यानी उसी लोगों का राज रहना चाहिए। लेकिन आरएसएस बोलिए या फिर पूरा ब्राह्मण जो है, जिसमें भी हो, चाहे वो कांग्रेस का, बीजेपी का, कम्युनिस्ट का, तो उन्होंने ये कोशिश की कि संविधान बनने के बाद जो उनके विरोध में है आपके समर्थन में है, लोकतंत्र उनके विरोध में आपके समर्थन में, तब पूरा 75 साल तक उन्होंने ही राज किया। तो इसको कैसा तोड़ेंगे, ये चक्रव्यूह कैसा भेदेंगे? 8 साल के बच्चे को वो शाखा में बुला के अपने माइंड सेटअप को, अपने बच्चे को भी तैयार करते, आपको भी वो राजा बनना चाहिए इसके लिए तैयार करते। ये सेटअप को कैसा तोड़ेंगे? जी देखिए, इसके लिए एक चीज और है। इसके लिए जिस प्रकार से उन लोगों ने लोगों को छोटा छोटा शाखा बनाई थी, उन लोगों ने ऐसे भी हमें भी बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले के नाम से पाठशालाएं बनाना पड़ेगी और इस पर जन जागृति के तौर पर बच्चों को अपने को ना इस बचपन से ही हमें जो जन्म लेता है उसके बाद में उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझाना पड़ेगा, उसको कल्चरल, उस परिवार, उस माहौल में रखना पड़ेगा, तभी बदल पाएगा। क्योंकि मैं एक चीज को बताना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार से उन लोगों ने वो संघ, जैसे शिशु मंदिरों में जाके उन्होंने अपने उन बच्चों को है ना वहाँ पे शाखा के तौर पर कार्यक्रम करके, कोई वैसे करके वो एक छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं वो कि मुस्लिम में से हैं। एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो अगर अभी से ही बोलने लगता है कि पापा वो है ना मुसलमान बहुत खराब है, वो आतंकवादी है, उसको अभी कुछ पता नहीं कि क्या मुसलमान कैसे थे, उनको ऐसे बता के, मतलब ओबीसी के लोग बच्चों को ऐसे बताते हैं। और भारत माता और जाने क्या क्या कौन कौन सा उनका जो सिस्टम है, वो तमाम सारी चीजें बता के वो करते हैं। तो इसके लिए भी इस प्रकार से हमें भी, हम लोग ओबीसी महासभा में इसी कारण ना सतपालक क्यों मना रहे हैं कि वो घर में जाएगा, पूरा समाज को पढ़ाएगा, वहां पे खलियान, वहां पे जो पंचायत, जो वहां पे घर गांव में, वहां खलियानों में बैठेगा, वहां पे जो चौपाल लगती है वहां बैठेगा, लोगों को बिड़ाएगा, महिलाएं समझाएंगी, तो निश्चित ही बदलाव होगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि हम लोगों ने बुद्धि के दर्शन पे कवि के पाठशालाएं चलाई, वहां पे महिलाओं ने इतना बड़ा काम किया, पिछड़े वर्ग की महिलाओं ने, जो पेरियार करते थे वो पेरियार यहाँ दिखा ग्वालियर में। मैं बड़ा दंग होके खुश हुआ कि महिलाओं ने, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि करवा चौथ के दिन जो सब लोगों ने वो सब चीजें तोड़कर एक कार्यक्रम रखा उन्होंने, और सावित्रीबाई फुले के नाम से गाना गाया, कोई विरोध नहीं, और शपथ ली कि उन्होंने वो शपथ लेके कहा कि आडंबरों से हमको छोड़ना। उसी दिन इतना मतलब बड़ा, ये 100 साल का गिफ्ट तो नहीं दिया आपने आरएसएस को? निश्चित ही। तो वो आरएसएस के लोग ही दूसरे दिन आके कि वो लोगों को चिन्हित करते हैं, वो बोलते हैं, ये फिर क्या नाम देते हैं कि विदेशी फंडिंग दे रहे हैं ये लोग, ये इनसे लुभा रहे हैं ये चीजें, और ये ईसाई शिक्षा दे रहे हैं, ये प्राचीन पाश्चात्य सभ्यता दे रहे हैं, ये तमाम सारी चीजों को है ना ऐसे वहां पे मोहल्ले में, गांव में भटका वो करते हैं जिससे लोग भड़क जाए। उसमें जो आप बात कर रहे थे ना सिस्टर की, है ना लोग ना अभी भी है ना वो सोचना आपस में ही द्वेष है, ये वो कभी कभी उसी में उस षड्यंत्र में हमारे लोग फंस जाते हैं। अभी आपने देखा बागेश्वर का देखा कि भूपेंद्र दामोदर यादव बोलते हैं और एक यादव, उसको वही यादव ही बोल रहा है, यदुवंशी मुल्ला,
जी उसका नाम क्या दे रहे हैं, यदुवंश सिंह मुल्ला, जी जिससे मुलायम सिंह को मुल्ला बोलते थे, जी ऐसे उसको बोल रहे थे। बड़ा समझ में, जो सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जो जो पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करेंगे, वो दलितों की हिस्सेदारी की बात करेंगे, वो बाबा साहब के नाम की बात करेंगे, वो लोग इस टाइप को बोलेंगे। ये चल रहा है। लेकिन हमें, अगर महात्मा फुले को भी मारने आए थे तो डोशवा कुम्हार आए थे, जी तो ये लोग भी आएंगे। फिर जब उसको पता चलता, सत्य पता चलता है, तो वही महात्मा फुले के कदमों में आता है। जी तो वो जो यादव बोल रहे हैं या कुर्मी बोल रहे हैं या कुशवाहा बोल रहे हैं या नाई बोल रहे हैं कि धोबी बोल रहे हैं, ये अब ये सबको सबको पता चलता जा रहा है। और निश्चित ही ये राजपाट समता मूलक का जो हमारे पुरखों का था, वो राजपाट फिर दोबारा आ गया है। बस इसको हमें मैनेज करके और व्यवस्थित करके रखना पड़ेगा। वो 10% की, जब हम 10% भी इतनी बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही अगर इस रेशो को बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित ही हमारा परमानेंट होगा और ये भाग ही जाएंगे। जी मतलब आप जो सत्यपाल बना रहे हैं, या हर गांव, सत्यपालक, सत्यपालक, तो जो हर गांव बस्ती में अपने लोगों को समझाएगा, और जो कल्चरल पार्ट है वो कल्चरल पार्ट भी मतलब अपने समाज को देगा, ताकि जो ब्राह्मण धर्म कर जब रहा है उसका हम लोग जब तक के पर्याय नहीं देंगे तो वो समाज वो उधर ही रहेगा। यस तो ये यस पूरे करेक्ट। 18 राज्यों में अगर आप करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीसी समाज की जनसंख्या है, तो आपको क्या लगता है 5 साल में तो ले दे के काम हो जाएगा? नहीं देखिए, देखो आपको एक बता दें कि ये 5 साल का काम नहीं है। जी और अगर हमारे पुरखे, अगर कांशीराम साहब 10 साल और जी जाते तो भले ही हम लोग जल्दी कर देते। लेकिन अब बहुत बड़ा काम को हमारे लोग सपोर्ट करने लगे। पहले तो अभी तक 10 साल में सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब वो लोग वहां सिस्टम में बैठने वाले लोग भी समझ चुके हैं कि वो पहले गुमान में थे, जी कि पहले गुमान में थे हम तो अपर हैं, लेकिन अब उनके साथ भी हो गया। हर चीज समझ में आ रहा है कि उनके बंगलों को है ना, उनके बंगले, उनके घर को है ना गंगा जल से धोया जा रहा है। उन्होंने शिवराज से मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने एक मान सिंह तोमर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो उसको गंगा जल से धोया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना। तभी तो बोलते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं हम लोगों से, मुख्यमंत्री जैसे लोग बोलते हैं कि लंबी लड़ाई है, उधर से आप लोग, उधर से हम लड़ते हैं, तभी इस लड़ाई को हम जीतेंगे, ये पिछड़े वर्ग की लड़ाई को। तो ये अगर मुख्यमंत्री रो रहा है अपने समाज के सामने, तो कहीं ना कहीं उसको भी पता चल गया कि ये ये लड़ाई में अब सब लोग मिल के लड़ना होगा। जी इसीलिए मैं देखती हूँ कि भागवत जी की चिंताएं की जो रेखाएं है वो ज्यादा बढ़ते हुए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ओबीसी समाज सबसे ज्यादा, मतलब आरएसएस या ब्राह्मणवादी विचारधारा को यहाँ पे अगर सेफ्टी गार्ड है तो वो ओबीसी समाज है। और जब खिसकते हुए दिख रहा है तो 100 साल में भी भागवत जी खुश नहीं दिख रहे, ये आपने किया हुआ परिणाम है। जी ये हमारे पुरखों का है, हमारा नहीं है। हम सबका है, आपका भी हमारा भी है। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो बोला, हमारे मसीहाओं ने जो बोला, हमारे नेताओं ने बोला, वो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि उन्हें खुशी नहीं 100% इतना बड़ा, लेकिन वो हर समय इस बात को तो कहते रहे, समरसता और यानी क्या क्या शब्द ला के वो हम खाना और इस सब चीजों को, रोटियां घर से लाएंगे, सब खाएंगे। और लेकिन वो कितने सब कुछ दिखावा कुछ रहता है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो कभी है ना, अगर उनके उनके अंदर कुछ दिल में और समता होती, तो वो कहते हैं इस देश से जाति खत्म होना चाहिए। जी भेद की बात करते हैं, जातिवाद की करेंगे, पर जाति खत्म करने की बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो सब दिखता है और उनको पता चल गया है। वो जब जिस दिन बने थे ना, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि अब अब जब पिछड़े वर्ग के लोग और दलित आदिवासी लोगों ने समझ गए थे, तो उन्होंने देखा था कि पहली बार जब मोहन भागवत जी ने चार्ज जब लिया था, तो पहली बार फूले बाढ़ गए थे। और ये सभी पूरे देश ने मीडिया में देखा था कि कान पकड़ के बोले थे कि जो मेरे पुरखों ने गलती की थी वो हम लोग करना नहीं चाहते। तो ये तुम्हारे आपकी पिछड़े वर्ग की, SC ST बहुजन की, मूल्यवासियों की और बलिजनों की ये ताकत थी, इसके कारण वो माफी मांग रहे हैं। जो बाबा साहब बोलते हैं ना
जो आगरा के भाषण में बोले थे कि जब जी जी एक पंत था, उसने पैर जिस दिन बांधने लगे उस दिन तुम सब गर्व से समझना ये तुम्हारा तुम्हारा राजपाट है, तुम्हारे लोगों का सोच अच्छा है, तुम्हारा सत्य का राजपाट है आएगा, तो ये पक्का हो गया है, जी। ये समझ चुकी है। तो इसी कारण ये बड़ी कोड वाली आपसे बात आपने बहुत बातचीत अच्छी बात कही। करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो है कल्चरल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है, पूरे भारत में अच्छी पोजीशन में। सिर्फ हमारी जो राजनीतिक मूवमेंट है वो थोड़ी बिखराव में है, क्योंकि हम लोग अहंकार के वजह से एक दूसरे को समर्थन, साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं। और एक चीज मेरा जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो आप बता रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं एक उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं एक दिशा नहीं दे रहा हूँ, एक समझ के बारे में बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या और भी क्या कारण है। जी कि जो अध्यात्म के तौर पर, चाहे बुद्ध का दर्शन हो, चाहे ईसा का दर्शन हो, चाहे गुरु नानक देव का हो, चाहे कबीर का हो, जी अगर हमारे लोग वो रिलीजियंस पे काम कर रहे हैं तो उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पर मैं कड़वा बोल रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से काम करते, उनके लोग, आरएसएस के लोग अपने साम्राज्य बचाने के लिए वो कितनी भागवत कथाएं कर रहे हैं, कितनी राम कथाएं कर रहे हैं, कितनी हनुमान का या महादेव का कथाएं कर रहे हैं, और उनके घर घरों में उनके अनुष्ठान करा रहे हैं। हम अपने दर्शन को नहीं बता पा रहे, तो जी कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी कमी है। हम दर्शन इतना बड़ा विश्व में आप डंका के तौर पर कह रहे हैं कि बुद्ध का दर्शन इतना बड़ा है, ईसा का दर्शन पर, लेकिन आपको अपनी अपनी अपना कल्चरल बताना पड़ेगा, अपनी संस्कृति बताना पड़ेगी कि हमारे पुरखों की क्या थी, हमारे राजाओं की क्या थी, हमारे जो मसीहा थे उनकी क्या थी, नहीं बता पाते। जी ये कड़वा सच, इसको माने ना माने, मगर मैं तो आना दिल से बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जी लोगों के बिल्कुल। बीच में आना चाहिए। क्योंकि आज तक ना जितने भी हो रहे हैं, हमारे जितने भी हैं, चाहे बौद्ध भिक्षु हैं, सब ना पार्टियों में काम कर रहे हैं। जी मैं इसलिए इस मन से कहना चाह रहा ये हूँ कहना भाई, चाहिए, पार्टियों में क्योंकि आप जब तक कि हम देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि ये वर्तमान में उपयोगी नहीं है, फिर भी अगर हम ढो रहे तो आप ठीक से करो, सही बात है ना। और हमारा जो चैनल है यहाँ पे सच ही बोला जाएगा, चाहे वो आपको सुनने के लिए कड़वा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सच तो सच है। तो हमें ये दिक्कत नहीं है कि कितना कड़वा है, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आज नहीं कल इस बात को लोग समझेंगे जरूर, और परिवर्तन होते रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सामाजिक तौर पर और कल्चर के तौर पर भी हो रहा है। और आपने कहा कि जैसे आध्यात्मिक तौर पर ये कहे तो वो भी आप करने की कोशिश कर रहे। तो जिस दर्शन को आप ले रहे हो, अगर उस दर्शन को आपने कहा कि ईमानदारी से नहीं करते हो, तो आप ये उंगली मत दिखाओ पॉलिटिक्स जैसी कि देखो कांग्रेस या बीजेपी दारू बांटती है तो क्या होता है, तो ऐसे रिलीजन में करोगे तो भाई आपका दर्शन उसी के खिलाफ तो निकला है। तो ये चीज आपने जो समाज को कही, तो अंत में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि पूरे भारत के ओबीसी समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है, कैसे तर्क करके हमें अपने आप को खुद, अपने हमारे बच्चों को इन चीजों से बचाना है और अपने बच्चों को शासक बनाना है। जी देखिए, मैं अपने ओबीसी वर्ग के जो भारत में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन चाहे राष्ट्रपति का सचिवालय हो, चाहे छोटे से तहसील लेवल के ऑफिस में, चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे पटवारी का ऑफिस हो, वहां पिछड़े वर्ग की जब हमारी आबादी आधे से ज्यादा आबादी होने के बाद अगर हमारी हमारी जो हिस्सेदारी है वो अगर शून्य है, तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो तुम्हारा हिस्सा है वो कौन खा रहा है जी और और कौन खा रहा है, और इसका कारण क्या कारण है कि हम उस चीज को हम ले नहीं पा रहे हैं, हम उसको आपको पा नहीं पा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। तो इसके लिए एक ही है, वो एक ही है कि इस देश के अंदर सबसे पहले जो पाखंडवाद का है, क्योंकि जब तक हम पाखंडवाद और ये धर्म की जालों में फंसे रहेंगे और अपनी सोच समझ, अपने दिल दिमाग नहीं खोलेंगे,
तब तक हमारे लोगों का राजपाट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी उपस्थिति, हमारे जज नहीं है, हमारे सचिवालयों में हमारे नहीं है। हमारी आबादी होने के बाद जो 3% लोगों की आबादी होने के बाद वो आज 70% सीटों पर बैठे हुए हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि हमारे लोग 90 अंक लाते हैं और ईडब्ल्यूएस का 60 पे ही हो रहा है। जी, आप तो ये ऐसे ही हमारे कह रहे साथ सर। वो कहते थे रिजर्वेशन 45% मार्क लेते हैं और 90% वाला घर में रहता है। ये थेरी जो है वो हमेशा चलाई जाती थी कि वो रिजर्वेशन वो से। आज ना आज की तारीख में जी आज सबसे दुर्गति है तो पिछड़े वर्ग की है। जी उनका कहीं भी कुछ नहीं है। उनकी महिलाओं के रिजर्वेशन में उनका 0%। जी आज कोई भी डिपार्टमेंट में देख लो 0%। अरे हम अपने मध्य प्रदेश में देख ले जी कि हमारे मध्य प्रदेश में आज दिनांक तक चीफ जस्टिस ओबीसी का नहीं बना, जी, सही बात। चीफ सेक्रेटरी ओबीसी का नहीं बना, डीजीपी मध्य प्रदेश का ओबीसी का नहीं बना। जी मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी की पॉपुलेशन है जी और एसपी 4 है। मतलब 54 जिले हैं मध्य प्रदेश में, जी एसपी 4 है। जी 51% आबादी का पुर कहां गए? जी जी जिनकी संख्या 3, यहाँ पे 6% है समान वर्ग की जी और उनके एसपी 30 है, 40 है। सर, तो वो तो पढ़ते लिखते भी है ना, हम कहाँ पढ़ते लिखते हैं? देखिए, जी एक बात कड़वा जब तक जी ये पढ़ने लिखने की बात तो अगर ये साक्षरता वाला इंटरव्यू वाला सिस्टम खत्म हो जाए, जो वहां पे द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, वो जो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा लेता है, काटता है, वो जिस दिन वो पद्धति खत्म हो जाएगी नहीं, उस दिन बता देंगे। इसीलिए वो उसका कारण बताना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कहना चाह रहा हूं जी कि हमारे साथ तो हर जगह धोखा ही धोखा हुआ है। जी हमारे साथ हर जगह अंगूठा काटा है कि हमारा थ्योरी में हमारे 90 नंबर आते हैं और इंटरव्यू में जी जी हमारे 10 नंबर आते हैं। जी ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और वो 3% लोगों का थ्योरी में 40 नंबर आते हैं जी और इंटरव्यू में 90 नंबर आते हैं। जी तो ये तो दोनों तरह की बात है। ये जो तो समाज को पता है, यही तो पिछड़े वर्ग को लोगों को बता रहे हैं हम लोग। जी ये तुम्हारे साथ कौन धोखा कर रहा है, तुम्हारा हक कौन खा रहा है, तुम्हारी हिस्सेदारी के साथ कुठाराघात कौन कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। जी वो जातिवादी लोगों के नाम उजागर करना होगा, उन मनुवादी लोगों की सोच बताना पड़ेगा पिछड़े वर्ग के लोगों को कि ये तुम्हारे प्रति कैसे करते हैं। जब तुम्हें बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, और जब बात आती है, जब तुम्हारे लिए हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो वो धर्म विरोधी है, वो श्रमण विरोधी है, वो मुल्ला है, वो यहां तक आ जाती है। जी, और उनके गुरु के नाम भी बताए थे उन्होंने कि ये किसके शिष्य हैं। देखिए गुरु के नाम बताए, वो बताए तो उसमें सत्य कौन सा गलत बता दिया? तो गुरु है जी तो उसमें गलत क्या है? उसमें मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने जो बताए तो कौन सा गलत बोल दिया? जी कहीं ना कहीं जो लोग सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल दिमाग में, भले ही किसी के दरवाजे पे बैठे हो या किसी घर में बैठे हो, वो कुछ ना कुछ तो करते हैं और वो ना निश्चित ही उनके दिल दिमाग में समाज है। जी जी तो अंत में मतलब आपने जो संदेश लोगों को दिया, बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ
अन्य किसी जगह पर और भी बातचीत करेंगे और समझेंगे, क्योंकि देखिए आपसे बात करके समाज को एक पॉजिटिविटी गई कि हम लोग सोचते पाखंड ही पाखंड चल रहा है, अधिकार वंचित लोग हो रहे हैं, लेकिन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत संघर्षशील लोग हैं। उसमें से संगठन बनाकर काम कर रहे 18 राज्यों में आप काम कर रहे ओबीसी समाज में, तो ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है वो आरएसएस को नहीं अपने समाज को मिला है। हम तो ऐसे यूं ही कह दिया था कि आरएसएस को मिला, लेकिन हमारे समाज को मिल रहा है। और जैसा जैसा हमारा समाज जागरूक होगा, हमें हमारे समाज को अधिकार भी मिलेंगे। तो ऐसे ही आप काम करते जाए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपके काम की सराहना करता है, क्योंकि हमारे समाज में जो जो लोग काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो नेतृत्व, वो संगठन, वो समाज के सामने आए, समाज में उनको दिखे कि हमारे लोग, सिर्फ वही मीडिया जो है वो हमारे संगठन के लोगों को नहीं दिखाता, लेकिन हमारा काम है हमारे लोगों को दिखाना। तो आप ऐसे ही समय समय पर हमसे बातचीत करिएगा, और इस बातचीत से हम लोगों तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। आपने यहाँ पर बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योति जय भीम।